हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो भूगोल की किताब चलती है, ठीक है, हमारी दुनिया, ठीक है, उसमें कक्षा 6 के जितने भी एमसीक्यू हैं, कक्षा 6 की बुक में, पूरी बुक में 1 से 10 तक चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको हम लोग एक ही वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी रही आज की वीडियो, और क्योंकि इसके बाद हमें 7th और 8th की भी बनानी है, तो अगर कोई कमी होगी तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चंस दिए गए। ये 10वां चैप्टर है, मैंने इधर उधर लगा दिए हैं, ठीक। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आप लोग पटना भी देख सकते हैं, पटना सिटी भी देख सकते हैं, ठीक। सासाराम, आरा, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही होगा। तो देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहता चलूँगा कि यहाँ पर आप लोग आंसर देते चलिए, कमेंट में आंसर देते चलिए, देखते हैं। और लास्ट में ये बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो है 44, ठीक। 1 से 10 चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 44 बन रहे हैं। तो देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कोशिश करिएगा, ये अभी 6 की ही है, अभी 7th ईयर्थ की आएगी तो इसका लेवल और बढ़ता जाएगा। 6 है, फिर 7th ईयर्थ, 9th 10th सारे करवा देंगे, ठीक है। तो लेवल बढ़ता जाएगा। अभी 6 क्लास में है, 44 इसमें क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोगों के 35 से ऊपर नंबर आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। यहाँ पर कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, जो आपको कोई शर्म वाली बात लगती हो कि इसमें आंसर किसी कम आ रहा है तो कम भी अपने आंसर बताइए, ठीक। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन जो सही है वो है पटना सिटी, ठीक है। और यहाँ पर इनके जन्म स्थान पर श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी स्थित है, ठीक है। कौन सा? श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा, ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर आरा, पूर्णिया, पटना या वैशाली। तो ये गोलघर भी जो है ये आपका पटना में पड़ता है, पटना में पड़ता है। और इसको बनाया किसने था? बनवाया था जॉन गॉलस्टीन ने, जॉन गॉलस्टीन ने। मैंने समरी करवा दी है 6 7th ईयर्थ की जो बुक्स हैं उससे, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया भी है, ठीक है। जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था कब? 1786 में, 1786 में गोलघर बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? अनाज का भंडारण के, अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए, ठीक है, गोलघर बनवाया गया था। अगला है, दीदारगंज कहाँ है? तो दीदारगंज कहाँ है? ये भी आपका पटना में ही है, ठीक। दीदारगंज कहाँ है? पटना। ये यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी, ठीक, यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक। ये क्वेश्चन शायद पीसीएस में कभी पूछा जा चुका है, ठीक। यक्षिणी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त की गई थी, ठीक। अगला आप देखते हैं, बिहार में, ठीक है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? बिहार में सोन नदी किस तरीके के क्षेत्र से होकर गुजरती है? पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या रेगिस्तान के क्षेत्र से? तो ये जो गुजरती है वो मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है। और किस जिले में पड़ता है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। और ये बाघ के संरक्षण के लिए समर्पित राष्ट्रीय उद्यान, एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में जो कि बाघ के संरक्षण के लिए समर्पित है। वो कौन सा है? वाल्मीकि नगर, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये वाल्मीकि नगर पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तरी क्षेत्र होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार के ऊपर की सतह होती है? पठार के ऊपर की सतह, देखिए पठार कैसा होता है? पर्वत होता है, नुकीला होता है ऊपर से, और पठार क्या होता है? कुछ थोड़ी ऊंचाई होती है, फिर ऊपर से सपाट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सपाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो इसमें होता है टोटल 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक वलित पर्वत, एक भ्रंशोत्थ पर्वत, एक ज्वालामुखी। वलित पर्वत के उदाहरण कौन से? हिमालय, एंडीज। एंडीज कहाँ का है पर्वत? ये है दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। एंडीज पर्वत कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का। और हिमालय ये है वलित पर्वत के उदाहरण। फिर होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, इसका जो उदाहरण है वो भारत का सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत किसका है? भ्रंशोत्थ पर्वत का। फिर लास्ट होता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का जो उदाहरण होंगे वो इटली का विसुवियस है, और भारत का बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत में कहाँ पे? अंडमान निकोबार, ठीक। बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप में ज्वालामुखी है, वो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक, बैरन, ठीक।
नेक्स्ट अब देखते हैं। अब देखिए ये मानचित्र से संबंधित चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जमीन के भाग को कागज पर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए छोटे मापक का, बड़े मापक का, दोनों मापक का उपयुक्त सभी। ठीक है, अब जैसे भारत क्या है, जमीन का बड़ा बड़ा भाग है। ठीक है, तो इसके लिए कैसा यूज करते हैं? छोटे मापक का। ठीक है, छोटी माप लेते हैं। ठीक, उसके आधार पर रख लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा छोटे मापक का। अब देखिए अगला, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे जो मानचित्र होते हैं इसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट है, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। मैदान को किस कलर से दिखाते हैं? तो मैदान को जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं हरे कलर से, हरे रंग से दिखाते हैं मैदान को। नेक्स्ट है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो मानचित्र में दक्षिण दिशा आप सभी को पता है नीचे की ओर होती है। जैसे ऐसे रखो तो नीचे क्या होगा? दक्षिण। ठीक, ये हो जाएगा पूरब और ये पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, तो नीचे की ओर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों का? तो इन सभी चीज़ों का, उपयुक्त संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सही विकल्पों को चुनें। अब देखिए यहाँ पर फसलों से संबंधित भी क्वेश्चन आ गए। रबी फसलों के लिए मशहूर ताल या टाल क्षेत्र अवस्थित है। पटना में है, मतलब बिहार में है, ये कैसे क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, अब देखिए टाल या ताल क्षेत्र जो है रबी फसलों के लिए जो मशहूर है वो कहाँ है? पटना से पूरब की तरफ, ठीक है, पड़ता है। ठीक, चैप्टर में दिया गया सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये भी तराई क्षेत्र में पड़ेंगी। किधर? पश्चिमी चंपारण जिले की तरफ। ठीक, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। सरायसा क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक, नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। बिहार के पूछे जा रहे हैं जितनी भी चीज़ें, तो बिहार के गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? ये आपके हैं गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। नेक्स्ट है, अब देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित यहाँ क्वेश्चन आ गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक, ये थोड़ा सा सरल लग रहा है क्वेश्चन, मतलब चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या है, ये इनको कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। ठीक, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और पावापुरी में क्या हुआ था? पावापुरी में जो जैन महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावापुरी में। सासाराम में क्या था? शेरशाह सूरी का मकबरा था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ये जो बनवाया था वो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। और जो विष्णुपद मंदिर है ये किस नदी पर है? फल्गु नदी पर। फल्गु नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो गर्म जलकुंड है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? ये राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, ककोलत प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठंडे जल के लिए, गर्म जल के लिए, मंदिरों के लिए या घाटों के लिए? तो जो ककोलत है वो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। और है क्या? ककोलत है क्या? ये एक जलप्रपात है, जलप्रपात। ठीक, ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। जरासंध का जो अखाड़ा है वो कहाँ है? वो है नालंदा जिले में। नालंदा जिले में है जरासंध का अखाड़ा। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मेष, मिथुन, ये सब कितनी होती है? टोटल 12। ठीक, 12 होती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की आकृति कैसी है? ये तो बहुत सरल है, गोल। ठीक, नेक्स्ट है, सौर परिवार का मुखिया कौन सा है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। जो सरल है उनको तुम डायरेक्ट बता रहे हैं। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की जो संख्या है वो है 8। ठीक, पहले 9 होती थी, इसमें से जो यम है प्लूटो उसको अलग कर दिया गया, वो क्षुद्र ग्रह है वर्तमान में। ठीक, फिर सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि है तो 7 तारों का। लेकिन अब इसके आगे आप लोग सुन लीजिए, इसमें 7 तारे कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखिए। ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, पुलस्त्य, ठीक है, और फिर अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीच। ठीक,
लेकिन ये 7 हो गए, ये नाम आपने सुन लिया, लेकिन जो इसमें 2 होते हैं, ठीक है, ऋतु और पुलह, ठीक, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ये उत्तर दिशा का सूचक होती है। ऋतु और पुलह को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उत्तर दिशा की सूचक होती है। ठीक, नेक्स्ट है समदिवा रात्रि होते हैं। ठीक, समदिवा रात्रि का मतलब दिन और रात जिस दिन बराबर होते हैं, तो किन किन डेट्स में होते हैं समदिवा रात्रि? तो ये होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि, या फिर कह लो दिन और रात जिस दिन बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन कब होता है? ठीक, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। ठीक, ये होती 21 जून को। और अगर सबसे छोटा दिन देख लिया जाए तो सबसे छोटा दिन होता है ये 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। ठीक, सबसे छोटा दिन अगर छोटा होगा तो रात अपने आप बड़ी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा दिन है, ये सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितनी झुकी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये मैं सीधे बता देता हूँ, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, बहुत बरसात होती है, या अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है? तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों आ रहे हैं। शीत कटिबंध में तो शीत का मतलब ठंडा होता, तो ठंड पड़ेगी सिर्फ। ठीक, उष्ण कटिबंध मतलब सूखापन, ठीक है, तो उसमें गर्मी पड़ेगी। अब शीत और उष्ण दोनों है, इसका मतलब कम गर्मी पड़ती है। इस तरीके से हिसाब लगाइए। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है, तो वो सीधा सीधा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ठीक, गर्मी ही गर्मी पड़ रही है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। ठीक है, कक्षा 6 का चैप्टर है, तो अभी बहुत से क्वेश्चन बहुत सरल है। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ क्वेश्चन सरल है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन में मैं काफ़ी इसमें बताऊंगा। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाले सबको पता है, कक्षा 2, 3, 4 में ही पता चल जाता, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, लेकिन इनके बारे में जानकारी लोगों को कम है। कब गए थे नील आर्मस्ट्रांग, कब गए थे? तो ये गए थे 1969 में। ठीक, 1969 में कौन? नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पर। ठीक, और यूरी गागरिन कौन थे? ये अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, मतलब ठीक है, सबसे पहले अंतरिक्ष पे कौन गया था? यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन कब गए थे? 1961 में। ठीक, 1961 में यूरी गागरिन गए थे। ठीक, राकेश शर्मा का नाम कौन है? आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, और ये 1984 में गए थे। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीवन पनपता है, कहाँ पनपता है? स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, या जैव मंडल पर? ठीक, तो ये पनपता है आपका जैव मंडल पर, क्योंकि जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों आ जाते हैं। ठीक, तो जीवन कहाँ? ये तीनों जगह पे पनपता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, अभी मैंने ऊपर बताया था, राकेश शर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट है जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य किसको 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 जोड़ता है? तो जल डमरू मध्य जो होता है वो 2 बड़े जल के भागों को जोड़ता है, 2 बड़े जल के भागों को, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में वो पाक जल संधि। तो जल संधि और डमरू मध्य एक ही बात होती है। ठीक है, समताप मंडल होता है। समताप मंडल कहाँ पे है? ठीक, तो समताप मंडल कहाँ है? वायुमंडल में। जितने भी मंडल हैं, ये क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ये सभी किसमें है? ये वायुमंडल में आपके पड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रमुख दिशाएं कितनी होती? प्रमुख दिशाएं सबको पता है। ठीक, 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है ये बताइए, ये मैंने समरी में बताया भी है। ठीक, इसमें बहुत से लोग 8 सोच के बैठे होंगे, 8 नहीं 10 होती हैं। ठीक, सबको पता है कैसे? उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक, और फिर इनके बीच में ये ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये 8 हो गए, इसके अलावा 2 और होती हैं। आप लोगों ने समरी जिन लोगों ने सही से देखी होगी वो लोग समझ गए होंगे। 2 और होती हैं। एक होती है जैसे हम लोग खड़े होंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ये सब तो देख लेंगे, लेकिन 2 दिशाएं और होती हैं। एक हमारे सर के ऊपर आकाश, आकाश को क्या कहा जाता है? जेनित। आकाश की तरफ देखो तो उसको कहते हैं जेनित, उस दिशा को कहते हैं जेनित। और पाताल मतलब हमारे पैर के नीचे जो दिशा होती है, पैर के नीचे की तरफ, उसको कहते हैं नादिर। ठीक, नादिर।
ठीक। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? ठीक, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये आपके बंगाल की खाड़ी देखिए दक्षिण में तो है, ठीक, और पूरब में है, दक्षिण पूरब में स्थित है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट है एक देशांतर से, ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ठीक है, मतलब दो देशांतरों के बीच की दूरी जो तय करता है सूरज, तो उसको टोटल कितना समय लगता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। ठीक। अगला है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंध में। ठीक। नेक्स्ट है कर्क रेखा है, क्या है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव। तो कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होती है मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है? तो क्या होता है, एक तिथि घट जाती है। अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो एक तिथि घट जाएगी, और अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक तिथि बढ़ जाएगी। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझिए। नेक्स्ट है, ठीक, तो ये 44 के 44 क्वेश्चन होगा इसमें। ये सिर्फ कक्षा 6 का चैप्टर था। ठीक है, बहुत से लोगों को लगेगा बहुत इजी है, अभी 7th आएगा, फिर 8th आएगा, फिर 9 10 तक आएगा, तब हम आपसे पूछेंगे कितना सरल लग रहा है। ठीक है, और आपको बहुत सरल लग रहा है तो मैं बस अपना जितना मैंने वादा किया था 6 to 8 की समरी करवाने का, सभी चीज़ों की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपके लिए क्वेश्चंस भी आपके लिए एक से एक अच्छे उनके मतलब आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।